हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईपीएम पाठशाला। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं एक स्पेशल एग्जाम के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारा आईएम बेंगलोर का यूजी एग्जाम होता है। ठीक है, तो आईएम बेंगलोर का यूजी एग्जाम जो होता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है। जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाली जो पीपीटी मैं आपको दिखाने वाला हूं सेशन में, वो पूरी की पूरी पीपीटी उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साइड में रख के पूरा बनाया है। ठीक है, तो आपको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कहां पर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी आईपीएम पाठशाला के नाम से है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स बैच के बारे में अपडेट लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हो तो आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो support@ipmpathshala.com पर। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ipmpathshala.com एंड दिस इज माय डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना क्योंकि हम लोग अपनी ऐप और वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली बहुत सारे फ्री क्लासेस लेते रहते हैं ऑन द वीकली बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। आपको पता होगा आईएम बेंगलोर ने लास्ट ईयर यानी कि 2025 से यूजी के बच्चों के लिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आईएम बेंगलोर से, उनके लिए कोर्सेज स्टार्ट किए थे। तो इस साल हमारा सेकंड ईयर होने वाला है। ठीक है, कुछ चेंजेस भी करे इन्होंने पिछले साल से, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप लोग आईएम बेंगलोर से दो कोर्सेज में, मतलब पूरा 4 साल का अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ठीक है, डाटा साइंस और इकोनॉमिक्स में, ये बीएससी ऑनर्स का कोर्स होगा आपका, बीएससी ऑनर्स इन डाटा साइंस एंड बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। ये कंप्लीटली 4 ईयर वहां पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, मतलब आपको आईएम बेंगलोर में रहने का मौका मिलेगा 4 साल तक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या प्रोसेस है, मतलब अगर अभी आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो ये आईएम बेंगलोर का एग्जाम होगा कब होगा, फॉर्म कब भर सकते हैं हम लोग, ये सारी की सारी चीजें, एग्जाम जो होगा उसमें क्या आएगा। ठीक है, और क्लास 12 से ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के बारे में आपको पता लगने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले 17 अगस्त यानी कि आज से 2 दिन पहले हमारा नोटिफिकेशन आ गया था, और 17 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक हम लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा हमारे पास अराउंड 2 मंथ्स का टाइम है। जो हमारा टेस्ट होगा गाइस वो होगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2026 को हमारा एग्जाम होगा, जो कि टेंटेटिव डेट्स हैं। इंटरव्यू हमारे 2nd और 3rd वीक ऑफ जनवरी में होंगे, और ऑफर्स एंड वेट लिस्ट हमारे 3rd वीक ऑफ फरवरी ऑनवर्ड्स बच्चों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं गाइस फॉर यूजी एग्जाम बेंगलोर का। ठीक है, जो हमारा आईएम बेंगलोर का यूजी एग्जाम होने वाला है। अब क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं, तो आपको ये चेकलिस्ट रेडी करनी पड़ेगी गाइस। यहां से आप देख सकते हो आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2027 से, मतलब 2027 तक आपकी एज 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 20 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2027। सबसे पहले तो एज वाला पॉइंट देख लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने क्लास 12th पास आउट किया हो या और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसमें मैं बता देता हूं, अभी आप लोग क्लास 12th परस्यू कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 दिसंबर 2027 तक का टाइम होगा आपके पास। मान लो आपने ये सारा एग्जाम क्रैक कर दिया 31 दिसंबर 2027, नेक्स्ट ईयर आप इतना टाइम आपके पास होगा आईएम बेंगलोर में अपने जो मतलब आपको क्लास 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, जो मार्कशीट मिलता है, सबमिट करने का। क्योंकि हमारे फरवरी मार्च मिड तक एग्जाम हो जाते हैं क्लास 12th के मोस्टली। किसी का रिजल्ट मई में आता है, कुछ स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम रिजल्ट कभी लेट हो जाता है, कभी पहले आ जाता है। ठीक है, कभी किसी की बैक भी लग जाती है भाई। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें अगर आपके पास होती हैं तो आपके पास 31 दिसंबर 2027 तक का टाइम है होगा आईएम बेंगलोर में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपकी मार्कशीट नहीं आई, कोई भी रीजन हो गया XYZ, तो आप वहां पे रिटर्न में दे सकते हो। ठीक है, एफिडेविट बन जाता है कि आई विल सबमिट माय मार्कशीट बाय दिस डेट। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th। उस कोई भी बच्चा अगर डाटा साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए आईएम बेंगलोर से बीएससी ऑनर्स करना चाहता है तो उस बच्चे के पास, देखो क्लास 10 तक तो मैथ सबके पास होता है, तो 11th और 12th इन दोनों क्लास में आपके पास मैथ्स होना मैंडेटरी है। ठीक है, क्लास 10th में जो आपके मार्क्स हैं, ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो 60% से ज्यादा होने चाहिए। ये पॉइंट्स आपके अगर फुलफिल कर रहे हो आप सारे के सारे, तो आप लोग आईएम बेंगलोर से बीएससी ऑनर्स इन डाटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है,
ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी। पेपर का पैटर्न क्या है, सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, उसके बेसिस पे फाइनल फिर हमारी शॉर्टलिस्ट बनेगी गाइस, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी के चारों पॉइंट्स चेक कर लेना, ठीक है, मैंने बता दिया चारों पॉइंट्स क्या होते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए गाइस फॉर्म भरने के लिए, वो भी मैंने यहां पर मेंशन करे हैं, ठीक है। क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स के सर्टिफिकेट्स आपके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, एंड SC ST NC OBC W सर्टिफिकेट, ये सारे आपके पास होने चाहिए अगर आप लोग जब इसका फॉर्म भरोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न, अब मुद्दा ये आता है सर ठीक है मैं एलिजिबल भी हूं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए हैं, अब जो ये हमारा आई एम बेंगलोर से अगर मुझे BSc ऑनर्स करनी है डाटा साइंस में, इकोनॉमिक्स में, तो कौन कौन सा किस तरह का हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, क्या क्वेश्चंस आएंगे, कितनी देर का एग्जाम होता है, कैसे होगा, ये सारी चीजें इस स्लाइड के थ्रू आपको पता लगेगी। तो जो हमारा टेस्ट का मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, ठीक है। अलग अलग सिटीज में सेंटर होंगे। ड्यूरेशन आपका 135 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। लास्ट ईयर ये ड्यूरेशन कितना था गाइस, 120 मिनट्स का, इस बार उन्होंने 15 मिनट्स को और एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सटेंड नहीं करे हैं। अगर टाइम एक्सटेंड किया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सटेंड नहीं करे गए हैं तो हम ये मान सकते हैं गाइस पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा होगा, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन आपके पास 60, टोटल क्वेश्चन 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। इन 60 को भी मैं ब्रेक करके बताऊंगा पूरा एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड रहेगा गाइस, NCERT का जो सिलेबस है हमारा क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स में, वो आपको आना चाहिए। NCERT का क्लियरली मेंशन किया उन्होंने, NCERT का। तो जैसे क्लास 9 10th में हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल्स, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स भी पढ़ा था, परम्यूटेशन भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक जो हम लोगों ने क्लास 12 तक पढ़े हैं मैथमेटिक्स के, वो सारे के सारे टॉपिक्स हमारा सिलेबस है गाइस, ठीक है। वो आएगा एग्जाम में, पूछ सकता है वो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन अ पॉजिटिव रो स्कोर इन ऑल 3 सेक्शंस, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ऐसा ना हो कि यार मान लो आपने 3 सेक्शंस है हमारे एग्जाम के, ठीक है, पहले तो मैं तीनों सेक्शंस बता देता हूं, ये क्लियर है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 2 hours 15 मिनट्स, यानी कि 135 मिनट्स का एग्जाम, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है क्लास 12 तक का वो सारा आपको आना चाहिए, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं हमारे एग्जाम के, मैं आपको बताता हूं। इन 3 सेक्शंस में से एक सेक्शन ऐसा है जिससे हमारा आधा पेपर आता है, और पता कौन सा है, क्वांटिटेटिव एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट एंड DI का जो सेक्शन हमारा है, यहीं से हमारा गाइस आधा का आधा पेपर आ जाता है। मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस तो मेरे क्वांट और DI से ही आएंगे। तुम देख रहे हो मैथ्स को कितना प्रायोरिटी पे रखा है इसने। पहले भी बोला कि 11 12 में मैथ्स होना चाहिए, फिर हाईलाइट किया क्लास 12 तक का जो सिलेबस है NCERT का मैथ्स का वो आपसे आना चाहिए। फिर जब पेपर ले रहा है 60 क्वेश्चंस हमारे सामने प्रोवाइड करा रहा है, उन 60 क्वेश्चंस में से भी बोल रहा है कि भैया 30 क्वेश्चंस मैं आपके मैथ्स से पूछूंगा, ठीक है। आप ध्यान दो कि मैथ्स को कितना प्रायोरिटी पे रखा है, ठीक है। फिर इसने सारे सब्जेक्ट्स भी यहां पर बता दिया कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनमें से 15 क्वेश्चंस मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे और 15 क्वेश्चंस मेरे पास VRC के आएंगे, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस, क्रिटिकल रीजनिंग एंड वोकैबुलरी, एनालिटिकल पजल्स, कांस्टेंट बेस्ड लॉजिक, डाटा, ये सब आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए LR के लिए। तो 60 में से 30 क्वेश्चन क्वांट DI के हैं, 15 लॉजिकल रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस भी समझ में आ गया होगा, पेपर पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस भी समझ में आ गया। अब आप पेपर देने गए, ठीक है। आज मान ले फॉर एग्जांपल आपने पेपर दिया, 60 क्वेश्चंस आए थे, 30 क्वांट DI के आए थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के थे, 15 क्वेश्चन VRC के थे। अब इस पेपर के बेसिस पे कैसे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जब भी किसी एग्जाम को टारगेट करो तो पूरा सब कुछ उसके बारे में जानने की कोशिश करो। तो आपको टोटल मान लो 100 पॉइंट्स में से काउंटिंग आपकी की जाएगी। तो 100 पॉइंट्स में से जो आपका पेपर हुआ है, जो आपने अपना एग्जाम दिया है, वो 60 क्वेश्चन जिसमें आए थे, उन 60 क्वेश्चंस में से आप मतलब टोटल 100 पॉइंट्स में से 70 पॉइंट्स आपके सिर्फ वो जो आपका टेस्ट हुआ है ना उसमें मिलेंगे। तो बाकी के 30 पॉइंट मतलब रिटन एग्जाम जो हो रहा है ना, PI शॉर्टलिस्ट के लिए रिटन एग्जाम का जो वेटेज है वो लगभग 70% है। 70% वेटेज है। आउट ऑफ 100 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स मिलेंगे हमें हमारे जो हमारा एडमिशन टेस्ट हुआ है उसके बेसिस पे। सर बाकी के जो 30 पॉइंट्स है वो कहां से मिलेंगे? बाकी के 30 पॉइंट्स क्लास 10th बोर्ड में आपका ओवरऑल कितना परसेंटेज था उसके आपके 15 पॉइंट्स है। मान लो किसी बच्चे का क्लास 10th में 90% आया, किसी बच्चे क्लास 10 में 70% आया, तो 90% वाले को इन 15 में से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, या मोटा मोटा मान लो 15 का 90%। अगर किसी बच्चे क्लास 10th में 70% मार्क्स आए हैं तो 15 का 70% पॉइंट्स उसको मिलेंगे। तो जितने ज्यादा क्लास 10th में आपके मार्क्स होंगे इन 15 में से उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
फिर क्लास 10th में आपके बोर्ड जो मैथ्स का पेपर था ना आपका क्लास 10th में, उसके भी 10 पॉइंट्स हैं। तुम देख रहे हो अगेन मैथ्स घुसा दिया इसने, ठीक है। तो क्लास 10th में जब आपने अपना मैथ्स का पेपर दिया था, उसमें आपका कितना आपने स्कोर किया था। मान लो किसी बच्चे का ओवरऑल बहुत अच्छा आया लेकिन मैथ्स बहुत वीक था, तो इन 10 पॉइंट में उसको फिर कम मार्क्स मिलेंगे। आपका ओवरऑल भी स्कोर बहुत अच्छा आया था, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर आया था, तो यहां पर फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 पॉइंट्स जो हैं आपके वो जेंडर डाइवर्सिटी के हैं। और ध्यान रखना, जो जेंडर डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट्स हैं, मतलब कभी भी कोई कोई इंस्टीट्यूट होता है तो वो इंस्टीट्यूट चाहता है कि उसके इंस्टीट्यूट में जब भी बच्चे एडमिशन लें, ऐसा ना हो कि सारे बॉयज ही बॉयज आ गए, सारे गर्ल्स आ गए। तो जेंडर डाइवर्सिटी को थोड़ा मतलब मेंटेन करने के लिए वो इस चीज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जेंडर डाइवर्सिटी के गाइस, और ये सिर्फ आपको पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है अभी, ठीक है। तो 70 पॉइंट्स में 70 पॉइंट्स आपके किसके हैं, जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था 60 क्वेश्चन वाला, वो जिसमें 30 क्वेश्चन क्वांट डीआई के थे, 15 क्वेश्चन एलआर के थे, 15 क्वेश्चन वीआरसी के थे। फिर बचे हुए 30 पॉइंट्स उसने देखा 15 पॉइंट्स क्लास 10th में ओवरऑल कितना परसेंट था, क्लास 10th में मैथ्स में कितना था उसके 10 पॉइंट, फिर जेंडर डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स है, यहां पे ध्यान से लिख लेना, ये 5 पॉइंट्स है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इन 70 पॉइंट्स में से भी, क्योंकि ये 70 पॉइंट्स आपको 3 सेक्शंस के मिले हैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्वांट डीआई के और वीएआरसी के और एलआर के। तो इन 70 पॉइंट्स में से क्वांट और डीआई के कितने पॉइंट्स हैं, देखो लॉजिकल रीजनिंग के 30 पॉइंट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 30 पॉइंट्स हैं, क्वांट डीआई के सिर्फ 20 पॉइंट्स हैं, वीएआरसी के 20 पॉइंट्स हैं। ये बात आपको समझ में आने लग रही है, ठीक है। तो इन 70 पॉइंट्स में से 30 पॉइंट्स एलआर के हैं, 20 पॉइंट्स वीआरसी के, क्वांट डीआई के 20 पॉइंट्स हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो क्वांट डीआई के 30 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, सभी को पता है। एक बच्चा है उसने 30 में से मान लो 25 क्वेश्चंस करे। एक बच्चा है उसने क्या करा भाई, हमारे पास मान लो 30 में से मान लो एक बच्चे ने हमारे पास कितने क्वेश्चंस किए, मान लो 24 क्वेश्चंस करे। एक बच्चे ने हमारे पास कितने क्वेश्चंस करे, 18 क्वेश्चंस करे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो गए, मान लो इस बच्चे के, इसके भी सारे के सारे क्वेश्चन ठीक है, मतलब 24 क्वेश्चन ठीक है, एक बच्चे का 18 क्वेश्चन ठीक है। तो 24 30 का कितना हुआ, 24 30 का कितना हुआ, 4/5 हुआ। तो 20 का 4/5, इसको तो मिलेंगे 16 पॉइंट्स, ठीक है। इसने 18 क्वेश्चन करे आउट ऑफ 30, यानी कि 3/5, इसको 20 का 3/5 कितना होता है हमारे पास, इसको मिलेंगे 12 पॉइंट्स। इस तरह से मोटा मोटा कैलकुलेशन काउंट होगी, ठीक है। हमें इतने इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता है कि हाँ 70 में से लॉजिकल रीजनिंग के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के 30 पॉइंट्स है, तो लॉजिकल रीजनिंग को ऐसे हल्के में मत समझना, ढंग से करके आना, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहां 70 में से 30 पॉइंट्स मिलेंगे उसके, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स। आप ऐसे भी सोच सकते हो, हर एक क्वेश्चन करने के 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। वीआरसी में आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं 15 क्वेश्चन के, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4/3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्वांट में आपको 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं 30 क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन का 2/3 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये भी समझने की कोशिश करो। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो एलआर का है, फिर वीआरसी का है और फिर क्वांट का है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको पीआई में जाने के लिए मैंने बताया, फिर क्या होता है, आपका पीआई भी हो गया। अब आपकी फाइनल शॉर्टलिस्ट रेडी कर रहा है IIM बैंगलोर, तो किस बेसिस पे वो बनाएगा, आपका जो टेस्ट आपने दिया था यूजी टेस्ट, उसका 40% वेटेज, जो आपने पीआई दिया उसका 40% वेटेज, क्लास 10th में ओवरऑल कितना था उसका 10% वेटेज, क्लास 10th में मैथ्स में कितना था उसका 10% वेटेज। इसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा गाइस, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट आर रिमूव्ड, देख भी लो यहां पर स्टेज सेकंड में जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट रिमूव हो गए। एंट्रेंस एग्जाम पीआई होल्ड इक्वल डोमिनेंस विद अ कंबाइंड 80% वेटेज। एंट्रेंस एग्जाम कैसा गया था आपका, उसका 40% कंसीडर किया जाएगा। पीआई कैसा गया है, उसके 40 पॉइंट्स। अगेन मैथ्स क्लास 10th में ओवरऑल कितना था और क्लास मैथ्स में कितना था, उसके 10%, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट IIM बैंगलोर यूजी का जो हमारा नोटिफिकेशन है उसके बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। क्या हमारा एलिजिबिलिटी है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, जब हम पेपर दे देंगे उसके बाद कैसे हमें पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जब हमारा पीआई हो जाएगा फिर कैसे हमारी फाइनल मेरिट बनेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो आई थिंक ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अगर आप लोग टीम आईपीएम पाठशाला के साथ
अपनी आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक, नारसी मुंजी का जो एनपैट एग्जाम होता है, सिम्बोसिस का जो एसएटी एग्जाम होता है, या आईआईएम बेंगलोर का जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग टीम आईपीएम पाठशाला के साथ करना चाहते हो तो हमारा बैच 2 जस्ट अभी रिसेंटली 17 अगस्त से ही स्टार्ट हुआ है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आईआईएम बेंगलोर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको ये वाला वेरिएंट परचेज करना पड़ेगा, और गाइस 24,999 पे आपको अभी 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि आपको मिलने वाला है 19,999 का, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी दुख दर्द परेशानी है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस। आई होप मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, और किस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे चाहिए आप हमें बता सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।